देखिए ये समझने की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में कि जिसको आज हम इतने गर्व के साथ इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, इतने प्यार के साथ बोलते हैं, इस भौगोलिक रेखा वाला देश कभी देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, नेशन के रूप में, एक नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य के रूप में हमारे इतिहास में कभी भी नहीं था। और अगर आप प्राचीन भारत की बात करें, बौद्ध काल की, बौद्ध काल के बाद की, तो कई गणराज्य थे और छोटे छोटे गणराज्य थे और उनके बीच में भी लड़ाइयाँ होती थी, तो उनकी भी भौगोलिक रेखाएं, उनकी हदें रियासत उनकी बदल जाती थी, साइज़ बड़े छोटे हो जाते थे। और फिर बड़े राजा आए, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा बड़ा साम्राज्य बना, उसके भी साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी भी जो भौगोलिक रेखाएं थी आज के हिंदुस्तान से छोटी थी और उसमें वो बहुत सारे प्रदेश नहीं थे जो आज हैं हिंदुस्तान में। जैसे उत्तर पूर्व तो बिल्कुल ही नहीं था, जो पूरा नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये तो बिल्कुल थे ही नहीं उसमें। आसाम का हो सकता है थोड़ा सा हिस्सा हो, मुझे पक्का मालूम नहीं है, पर था छोटा ही हिस्सा होगा। और इसी तरह से न उसमें अंडमान निकोबार था, न लक्षद्वीप था, ये जो दो टापू इतने बड़े हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना ये है कि जो नक्शे हमने देखे हैं उन बड़े बड़े साम्राज्यों के, वो भी फ़र्क थे आज के हिंदुस्तान से। कुल मिला के बात यह है। और उसके बाद मुस्लिम सल्तनत आई, मुग़ल काल आया, उनकी भी अलग अलग भौगोलिक रेखाएँ थी। एक मुग़ल बादशाह की कुछ भौगोलिक हदें होती थी, दूसरे की कुछ और होती थी। तो ये कहना कि ये जो आज नया देश बना हुआ है आज़ादी के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद से, ये कोई ऐसा है जिसको हम हमेशा भारत या हिंदुस्तान बोलते रहे हैं, ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। पहली बात तो मुझे ये यहाँ पे आपके सामने रखनी है। दूसरी बात ये कि फिर ये कहाँ से आया है। ये एक बेजोड़ ऐतिहासिक जन आंदोलन से निकला है और वो जन आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो 150 से 200 साल तक हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में लड़ाई लड़ी गई है, ये उसमें से निकला है। और ये बहुत कम लोग सोचते भी हैं इसके बारे में। इतिहासकार तो जानते हैं, लेकिन आम जनता में तो यही, जैसे ये हमेशा ही था, ऐसी धारणा पैदा हो गई है। जैसे ये जो भौगोलिक रेखा है, तो बहुतों का लोग कहेंगे बंटवारे के पहले आज का पाकिस्तान या बांग्लादेश भी शामिल था। तो और कुछ लोग कहेंगे जी नेपाल और भारत में तो फ़र्क ही नहीं है, दोनों ही हिंदू राष्ट्र कहला सकते हैं। लेकिन ये जिसको इंडिया बोलते हैं, जिसको इतना हम प्यार करते हैं, ऐसी भौगोलिक रेखा तो कभी भी नहीं थी 15 अगस्त 1947 के पहले। तो इसके निर्माण में के पीछे का जो इतिहास है, 150-200 साल की ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो देश के अलग अलग इलाकों में लड़ाई लड़ी गई है, उसमें से धीरे 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 ये धारणा खड़ी हुई कि ये एक नया हिंदुस्तान होगा। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आज़ादी मिलेगी तो ऐसी भौगोलिक रेखा होगी इस नए देश की, जो पहले कभी था ही नहीं। इस बात को अगर मान लें तो बहुत सारा जो ये अंध राष्ट्रवाद है आज का, बिल्कुल आंख मूंद के राष्ट्रवाद को लेके एक लाठी बनाने का, प्यार की बात नहीं है, वो एक लाठी बन जाती है लोगों को मारने पीटने की। वो न बदल के वास्तव में एक वो देश होगा जिसको हम प्यार कर सकते हैं, और प्यार करना ही है इस देश को। तो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो एक और मायने में दुनिया भर की, मेरे ख्याल से तो एक बिल्कुल अभूतपूर्व लड़ाई है। इसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक नया राज्य बनाने के लिए, नया देश बनाने के लिए नहीं लड़ी जा रही थी। ये इसलिए लड़ी जा रही थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जो भारत का शोषण किया था, इस देश की जनता का जो शोषण किया था, इसके प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण किया था, लूटा था इस पूरे देश को, उसमें से जब निकलेंगे तो एक ज़्यादा न्यायशील, समतामूलक, जहाँ बराबरी होगी, भेदभाव से मुक्त, हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त, अनेक भाषाओं वाला, अनेक मजहबों वाला, अनेक प्रकार के खान पान, अनेक प्रकार के रीति रिवाज, अनेक प्रकार के खेती के उत्पादन के तरीके, एक नहीं अनेक प्रकार के तरीके। मतलब अगर आज आप देखें कि किस तरह से मेघालय में खेती होती है, वो बिल्कुल फ़र्क है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होती है या तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु की खेती और उत्तर प्रदेश की खेती में अंतर है। यहाँ तक कि
बैल से खींचे जाने वाले हल, उनका डिज़ाइन अलग अलग है सब जगह। जो छोटे छोटे लोहे के औजार खेती में इस्तेमाल होते हैं वो भी अलग अलग ढंग के हैं। खेती के उत्पादन की शैली, फसल उगाने की, काटने की शैली, फसल से अनाज निकालने की शैली, ये सब अलग अलग है। इतनी विविधताओं वाला जो देश खड़ा हो रहा था आज़ादी की लड़ाई के दौरान, उसका वो धीरे धीरे हर लड़ाई, जब आज़ादी की लड़ाई नए इलाके में पहुंचती थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, जब वो गंगा यमुना के मैदान से निकलकर वो आसाम की ओर आती है, या आसाम से आगे बढ़कर वो अरुणाचल और नागालैंड में पहुंचती है, तो एक नए हिंदुस्तान का, नए भारत का जन्म होता है। इस बात को हम समझें। और वो लड़ाई एक ऐसे भारत की थी जो लुटेरों का भारत नहीं होगा, वो केवल एक शासक वर्ग का भारत नहीं होगा, वो केवल ऊंचे ऊंचे वर्गों का भारत नहीं होगा, वो केवल ऊंची जातियों का भारत नहीं होगा। उस भारत में वे तमाम जातियां, वो तमाम लोग, आम जनता शामिल होगी, जो देश की 80% से ज़्यादा जनता है, जो देश की बहुसंख्यक जनता है, जिसको कुछ लोग बहुजन समाज बोलते हैं। वो बहुसंख्यक जनता है जो न केवल गरीब है, न केवल शोषित है, न केवल उत्पीड़ित है, बल्कि ये वो जनता है जो वास्तव में उत्पादन का काम करती है, प्रोडक्शन का काम करती है। तभी आदिवासियों ने, मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी अंचलों में ये गाने लिखे गए हैं, उसकी पूरी मुझे बात तो याद नहीं, पर भाव याद है। वो भाव ये है कि संसद को किसने बनाया? हमने बनाया। संसद को शासक वर्ग थोड़ी बनाता है, वो तो एक ईंट और पत्थर नहीं उठा सकता है, वो सीमेंट की तसला नहीं उठा सकता है। तो जो संसद की इतनी बड़ी इमारत खड़ी करी है, लोकतंत्र का जो हमारा प्रतीक है, इसको देश के सबसे गरीब तबके ने, वो आदिवासी है, वो दलित है, वो पिछड़े वर्गों में भी सबसे गरीब है, वो मुसलमान है, वो जो कारीगर हैं, वो कारीगर तो देश के ज़्यादातर उत्तर भारत के कारीगर तो मुसलमान होते हैं, वहाँ से निकल के आते, चाहे वो जुलाहे हों, चाहे ऑटो मैकेनिक हों, चाहे ऑटो गैराज में काम करने वाले हों, वो वहीं से उस्तादों की एक नया शिक्षा शास्त्र जागा है। इन लोगों ने ये इमारतें बनाई हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतें बनाई हैं। इन्होंने अंबानी अडानी के बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की हैं। इन्होंने सारे बम्बई और कलकत्ता और चेन्नई और दिल्ली के जो बड़े शानदार इलाके हैं, वो गुड़गांव जो नया बना, किसने खड़ा किया? गुड़गांव का लोग कहते हैं इतना शानदार नया गुड़गांव, ये गुड़गांव तो सबसे गरीब तबके का खड़ा किया हुआ है। और ऐसे भारत की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी कि उसको खड़ा ये लोग करेंगे। देश के 80% से लोग जो सबसे निचले वर्गों के, निचले जातियों के लोग हैं, वो उसको खड़ा करेंगे, और उसके बाद खड़ा करने के बाद वहाँ कदम भी नहीं रख पाएंगे, पाँव भी नहीं रख पाएंगे। उनके लिए आउट ऑफ बाउंड होगा, फिर नहीं घुस सकते। एक बार खड़ा कर दिया, उसके बाहर निकलो, अब केवल बड़े लोग आएंगे, ऊंचे वर्गों के और ऊंची जातियों के। अब गरीब लोग आ ही नहीं सकते जिसको खड़ा कर रहे हैं। संसद में नहीं घुस सकते, संसद भी उनके लिए आउट ऑफ बाउंड है, आज भी आउट ऑफ बाउंड है। तो इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और इसमें जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में, जब सावित्रीबाई फुले तो देश की सबसे आधुनिक हिंदुस्तान की सबसे पहली जानी मानी शिक्षाविद हैं, जिन्होंने समान स्कूल प्रणाली के विचार के तहत 4 स्कूल खोले 1848 में। वो गरीब लड़कियों के स्कूल थे, पिछड़ी दमित उत्पीड़ित जातियों की लड़कियों के स्कूल थे, फिर लड़कों के भी स्कूल खोले उन्हीं वर्गों से। और उस पूरी धारणा को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिबा फुले ने, जब हंटर आयोग को, जो ब्रिटिश काल का पहला एक शिक्षा आयोग था 1882 का, उसके सामने उन्होंने जब अपना ज्ञापन रखा है, उसे बहुत सारी खूबियाँ, पर अभी राष्ट्रवाद की बहस के तहत जो मैं बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा, ज्योतिबा फुले ने लिखा है हंटर आयोग को कि ये बहुत बड़ी विडंबना है 1882, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ब्रिटिश राज जो राजस्व वसूलता है अपना खजाना भरने के लिए, वो राजस्व देश के उत्पादक वर्गों से आता है, मेहनतकश किसानों से, खेती और मजदूरों से लिया जाता है। पर जब उस खजाने का इस्तेमाल होता है भारत में शिक्षा को फैलाने के लिए, उसका सारा लाभ उच्च वर्गों के लोग और ऊंची जातियों के लोग उठा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने नए हिंदुस्तान का एक बहुत बहुत बुनियादी सिद्धांत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए जो ब्रिटिश राज कर रहा है।
ऐसा तो फिर क्या फ़ायदा आज़ादी की लड़ाई का? अगर हम आज़ादी की लड़ाई जीत भी जाएं, अंग्रेज़ों को भगा भी दें, और उसके बाद ज्योतिबा फुले ने जो कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, वही होने लगे, जो हो रहा है आज। आज भी जो खजाना भरा जाता है सरकार का, वो खजाना भरने का जो स्रोत है वो देश के 80% से अधिक गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों का उत्पादन है, उनकी उत्पादक शक्ति है। लेकिन उसका फ़ायदा जो होता है केवल शिक्षा में ही नहीं, स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी, या ट्रांसपोर्ट में भी, रेलगाड़ी में भी, उसका असली तभी बुलेट ट्रेन बनेगी ना, नहीं तो बुलेट ट्रेन बन ही नहीं सकती इस हिंदुस्तान में। तो उसका जो फ़ायदा होता है ऊंचे वर्गों, ऊंची जातियों के लोगों को होता है, जो शासक वर्ग के हैं। ऐसा हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई कभी नहीं लड़ी जा रही थी, बिल्कुल साफ था, एक नए हिंदुस्तान की। इसका एक और आपको मिसाल देता हूँ। जब 1890 के अंतिम वर्षों में वर्तमान महाराष्ट्र के कोल्हापुर की जो रियासत थी, उसके जो राजा थे राजर्षि शाहूजी महाराज, राजर्षि शाहूजी महाराज ने भारत के पहले समान स्कूल व्यवस्था की कल्पना की और उसको ज़मीन पर उतार दिया। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी एक समान स्कूल व्यवस्था थी तो वो केवल एक बारी थी, न उसके पहले थी न उसके बाद थी, और वो थी कोल्हापुर रियासत में राजर्षि शाहूजी महाराज की प्रेरणा से बनी हुई। और उन्होंने नए हिंदुस्तान का एक और सूत्र दिया था जब उन्होंने समान स्कूल व्यवस्था स्थापित की, और जिसमें गरीब अमीर सबके बच्चे इकट्ठे पढ़ने लगे। और ये वो व्यवस्था थी जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर ने भी शिक्षा ग्रहण करी, और डॉक्टर अंबेडकर को राजर्षि शाहूजी महाराज ने एक फेलोशिप दी बाहर पढ़ने के लिए। और जब वो वापस आए तो सारे रियासत ने उनका वहाँ स्वागत किया, लोगों ने, जनता ने स्वागत किया। वहाँ उस जैसे ज्योतिबा फुले के सिद्धांत की मैंने बात की, वैसे ही राजर्षि शाहूजी महाराज ने एक और सिद्धांत दिया। उस समय जो पैसा कोल्हापुर, एक छोटी सी रियासत महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में, जो छोटी सी रियासत जहाँ पर बच्चों को, एक रियासत के बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी हाई स्कूल तक की, वहाँ पर शिक्षा पर जो पैसा खर्च होता था एक रियासत के द्वारा, वो उस समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो ब्रिटिश राज के तहत बनी थी, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, वर्तमान गुजरात और वर्तमान तेलंगाना के 4-5 जिले और वर्तमान कर्नाटक के 2-3 जिले शामिल थे। इतना बड़ा बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। वहाँ पे ब्रिटिश राज जो स्कूली शिक्षा पे पैसा खर्च करता था, उससे ज़्यादा पैसा अकेले उस रियासत में खर्च किया जाता था। यानी साफ एक सिद्धांत उभर रहा है, आप कितना पैसा स्कूल में लगाएंगे ये इससे निर्भर नहीं करता है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना कमाते हैं उस रियासत में, उस देश में, उस राज्य में। वो इसमें निर्भर करता है कि आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता सब बच्चों को शिक्षित करने की कितनी है, तब आप निकाल लेंगे। वो नहीं है तो आप नहीं शिक्षित कर पाएंगे। आप कहेंगे हर एक को फीस देनी चाहिए, महंगी शिक्षा होगी क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आप बार बार कहेंगे गरीबों को तो हम शिक्षित नहीं करेंगे, उनको हम केवल स्किल देंगे। 5वीं क्लास के बाद क्या करोगे पढ़ के, तुम तो बाहर निकलो, तुमको स्किल दे देंगे, तुम्हारे माँ बाप गरीब है, जल्दी कमाओ, स्किल लो हमसे, कौशल लो, कुछ बनाना शुरू करो, कमाओ अपने माँ बाप के लिए। हम शिक्षा नहीं देंगे कि हम गरीब हैं। ये गरीबी की रट तब से लेके, मतलब मैकॉले ने ये बात अपने मैकॉले के मिनट्स में 1835 में लिखी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा नहीं है इतने बड़े आवाम को शिक्षित करने के लिए, इसलिए मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित करेंगे, चंद एक लोगों को शिक्षित करेंगे। और वो जो लोग हम शिक्षित करेंगे उनका चमड़ी का रंग तो वही होगा जो इस देश के लोगों का है, उनके खून का भी रंग वही होगा जो देश के लोगों का है, परंतु उनका सोच, उनकी जीवन शैली और उनकी जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति होगी। वो हमारे लोग होंगे, हमारे एजेंट होंगे, हमारे और उनके बीच में वो मध्यस्थ होंगे, इंटरमीडियरी होंगे, हमारी बात को देश की जनता, इस देश की जनता के पास ले जाएंगे। इसको तोड़ने के लिए तो हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसके बावजूद आज़ाद हिंदुस्तान में जब से आज़ाद हुए तब से लेकर आज तक और इस बजट तक जो भी पेश हुआ है, यही सुनने में आ रहा है कि इस सरकार के पास पैसा ही नहीं है देश को शिक्षित करने के लिए। ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए कभी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन होता है और 1905 में वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, प्रस्ताव। उसमें कहते हैं अब वो समय आ गया है इतिहास में जब हम ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था से अलग होकर
हम हिंदुस्तान की एक नई शिक्षा व्यवस्था का सपना देखें, जहाँ पर सबको उम्दा गुणवत्ता की, उम्दा क्वालिटी की शिक्षा मिल पाएगी बराबरी के आधार पर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का वायदा था आज़ादी की लड़ाई को आगे ले जाने का, उसको आज तक पूरा नहीं किया गया। गांधी जी ने जब जलियांवाला बाग का पूरा कांड हुआ और इतनी बड़ी तादाद में भारतीय लोग मारे गए, तो गांधी जी ने एक आह्वान दिया सारे युवाओं को कि आप ब्रिटिश राज के द्वारा चलाए गए संस्थानों से, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से बाहर निकलिए, उनके स्कूलों से बाहर निकलिए और एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित कीजिए, राष्ट्रीय कॉलेज, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्कूल। ये है वो विचार जो एक नए राष्ट्र को जन्म दे रहा है, जो वो नहीं होगा जो अंग्रेजों का भारत था। एक नया हिंदुस्तान बन रहा है इन विचारों से, और उसी से प्रेरित होकर बहुत लोग बाहर निकले। उन्होंने, किसी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करी, किसी ने काशी विद्यापीठ की करी, किसी ने गांधी ग्राम जहाँ आज है तमिलनाडु में, वहाँ पे एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला, कॉलेज खोला। तो देश भर में नए नए ऐसे कॉलेज खोले। उसी प्रेरणा से एक युवा ने जो एक उत्तर प्रदेश के कॉलेज में, वर्तमान अलीगढ़ जहाँ पर है, वहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक कॉलेज था, उससे वो वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो वहाँ से वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। उस युवा ने छोड़ा गांधी के आह्वान से, और उन्होंने कुछ कमरे किराए पे लेके अपने दोस्तों को साथ लेके उन्होंने एक BA MA का पढ़ाने का कुछ काम चालू कर दिया। और कुछ वर्षों के बाद उस युवा ने और बड़ा सपना देखा, और उसमें से जामिया मिलिया इस्लामिया का विचार पैदा हुआ। और करोल बाग दिल्ली में, जो वर्तमान करोल बाग जहाँ बाज़ार है इतना बड़ा, उस वहाँ पर हमदर्द दवाखाने जिन्होंने चलाया है, उन्होंने अपनी काफ़ी बड़ी ज़मीन और पूरी बनी बनाई बिल्डिंग उनको दे दी। और उसके बाद, आज़ादी के बाद, वर्तमान जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में उभर के आया। वो युवा कौन था? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ, ये थी आज़ादी की लड़ाई का सामाजिक चरित्र। ये अपने आप नहीं पैदा हुआ है, और मैंने काफ़ी खोज की है। इस तरह की लड़ाई अफ्रीका के देशों ने भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उनको तो सलाम करने की ज़रूरत है। उनकी तो हालत बहुत बुरी थी, हमसे ज़्यादा बुरी हो गई थी, बहुत लूटे गए हैं वो लोग। उसके बावजूद उनकी लड़ाई में इस तरह का एक उभरता हुआ, इतना साफ सुथरा जो नए हिंदुस्तान का की तस्वीर बन रही थी, वो नहीं उभरी थी। हालांकि कहना पड़ेगा कीनिया में ज़रूर इस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ था, पर यहाँ जिस तरह से एक के बाद एक नेता उभर रहे हैं, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसके लिए कैसा हिंदुस्तान बनाना है, और इसकी जो बिल्कुल पराकाष्ठा दिखती है वो दिखती है भगत सिंह में। और अपनी जेल की कोठरी में बैठे बैठे उन्होंने जितने दस्तावेज लिखे हैं, गजब का, मतलब इतनी कम उम्र में हम सोच ही नहीं सकते। मुझे तो कई बार भरोसा भी नहीं होता कोई इतना सोच सकता था इतनी कम उम्र में। तो भगत सिंह ने जब नए हिंदुस्तान के बारे में लिखना शुरू किया, तो उन्होंने जब लिखा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आज़ादी के बाद अगर काले लोगों की जगह गोरे शासकों की जगह काले शासक आ जाएं, गोरे शासक चले जाएं, उनकी जगह काले शासक ले लें, तो हिंदुस्तान की जनता को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उन्होंने लिखा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर क्लाइव की जगह पर वहाँ पे तेज बहादुर सप्रू आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि हमारी अर्थव्यवस्था फ़र्क नहीं होगी, हमारी सामाजिक व्यवस्था फ़र्क नहीं होगी, हमारी शिक्षा की धारणाएं फ़र्क नहीं होगी, हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं का इंतज़ाम अलग ढंग से नहीं होगा। और इसको करने के लिए एक ही तरीका है कि साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंको और भारत में समाजवाद की स्थापना करो। और इसीलिए ब्रिटिश राज के लिए भगत सिंह इतना बड़ा खतरा बन गए। अगर वो केवल गोरे शासकों को हटा के काले शासकों को लाने की लड़ाई लड़ रहे होते तो इतना बड़ा खतरा नहीं होते, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। वो खतरा इसलिए नहीं बने कि उन्होंने इंपीरियल असेंबली में बहुत चुन के एक ऐसी जगह पे बम फेंक दिया जहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं था, डिज़ाइन करके उन्होंने फेंक दिया। और जब उनसे पूछा गया कि बम क्यों फेंका, उन्होंने 3 बिलों की बात करी। एक तो मज़दूरों के पक्ष के में बिल बनाने की बात करी, मज़दूरों के खिलाफ जो नया कानून बनाया गया था। एक था आज़ादी की, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी,
ये बहुत महत्वपूर्ण है याद करना भगत सिंह को। जो 3 बिलों के उन्होंने विरोध किया था, जिसके लिए बम फेंका था उन्होंने, उसमें एक था अभिव्यक्ति, जिसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले कम से कम रोहित वेमुला के आत्महत्या के बाद जो एक सांस्थानिक हत्या थी, वो आत्महत्या नहीं कही जानी चाहिए, रोहित वेमुला की जो सांस्थानिक हत्या की गई है, देश के तमाम तंत्रों ने, एचआरडी मिनिस्ट्री से लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय और मिनिस्टर, केवल एचआरडी मिनिस्टर नहीं, जो केंद्र के लेबर मिनिस्टर शामिल थे, और साथ में वाइस चांसलर के नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके द्वारा बनाई हुई प्रोक्टोरल कमेटी, जो पूरा तंत्र शामिल था रोहित वेमुला को बाध्य करने के लिए, फांसी के लेने के लिए। तो तब से लेकर अभी जो जेएनयू में पूरा मामला उभर के आया है, जिसमें युवा लोगों को, जो कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, उसमें एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और सरकार से स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहे हैं, उन युवाओं को, और उसमें ज़्यादातर निहायत गरीब लोग हैं, निहायत पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनको 5000 साल से उनकी जातियाँ उत्पीड़ित रही हैं, उनसे निकले हुए युवा कितने कष्टों से निकल के आए होंगे, कितने संघर्षों से निकल के आए होंगे, और आज वो अंग्रेज़ी में एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। उनको कह दिया कि आप देशद्रोही हैं, उनको कह दिया गया आप अतिवादी हैं, तमाम प्रकार के लेबल चिपकाए गए। इसलिए बहुत ज़रूरी बात है कि हम भगत सिंह को याद करें और समझें कि भगत सिंह ने जो बम फेंका, उसमें 3 बिलों के खिलाफ जो था, उसमें एक बिल वो था जो ब्रिटिश राज ला रहा था, देश की अभिव्यक्ति को ख़त्म करने के लिए, अखबारों को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा तो जो मजदूरों के खिलाफ श्रम कानून बनाए जा रहे थे। तो जिन उद्देश्यों के लिए, जिस मकसद के लिए भगत सिंह ने अपनी जान छोड़ने का इरादा कर लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे फांसी के तख्ते पे लटकना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस युवा ने तय ही कर रखा है लटकना है, और उस त्याग से, जो बलिदान है, उससे जो नई आवाज़ निकली है, वो आज तक खत्म नहीं हुई है। वो भगत सिंह की आवाज़ है जो प्रेरित करती है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को, जो प्रेरित करती है फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे के विद्यार्थियों को, जो प्रेरित करती है जेएनयू के विद्यार्थियों को। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एकजुट होकर उनके विश्वविद्यालय को ख़त्म करने के लिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के नाम से हमला किया जाता है, 4 साल स्नातक कार्यक्रम के नाम से हमला किया जाता है, तो उस हमले का विरोध करते हुए वो भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जेएनयू के विद्यार्थियों को जब बोला जाता है तुम देशद्रोही हो, तो वो भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे के विद्यार्थी जब अपने संस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, तो भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ये लड़ाई लड़ते हैं, तो वो एक और भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कहते हैं देश में समाजवाद आना चाहिए, और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नारे जोड़ के लगाते हैं। ये जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र है भारत के आज़ादी के लड़ाई के आंदोलन का, इसको अगर हम याद रखें तो इस प्रकार का अंध राष्ट्रवाद जिसकी नई लहर चल रही है, समय थोपा जा रहा है हम सबके ऊपर, ये कभी नहीं चल पाएगी। मुझे तो ये भी लगता है जो लोग अंध राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर वो भी इस इतिहास को समझ लें, आज़ादी की लड़ाई का इतिहास, उनमें से भी अधिकांश वो होंगे जो शासक वर्ग जो करवा रहा है उसका साथ छोड़ देंगे। वो समझ आएंगे कि नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए हमने आज़ादी पाई है, उस पुराने अंग्रेजी राज को जिंदा रखने के लिए नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस, उनको याद कीजिए, उनके जब वो कांग्रेस के ताकतवर नेता के रूप में उभरे, तो उस समय उनके अधिकांश भाषणों में समाजवाद की बात आती है। जवाहरलाल नेहरू की बात सुनिए, वो समाजवाद की बात कर रहे हैं। हालांकि समाजवाद की अलग अलग परिभाषाएं थी। भगत सिंह की जो सबसे आमूल चूल परिवर्तन की जो परिभाषा थी नया हिंदुस्तान को गढ़ने की, वो भगत सिंह की थी। लेकिन तब भी एक नया समाजवाद लाना है जहां कम से कम पूंजीवाद नहीं होगा, उसकी कल्पना तो आज़ादी के साथ जुड़ी हुई थी। कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सकता था, कोई बात ही नहीं हो सकती थी। और जब हिंदुस्तान बनता है तो हम भूल जाते हैं इस बात को। हम भूल जाते हैं कि 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की संविधान सभा, तब तक वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नहीं बने थे, उन्होंने संविधान सभा के सामने एक मेमोरेंडम ज्ञापन दिया। उसमें उन्होंने कहा
वो था ऑल इंडिया डेप्रेस क्लासेस की तरफ से, जो पिछड़ी जातियों का एक अखिल भारत स्तर का तंत्र खड़ा किया था उन्होंने, उसकी ओर से वो ज्ञापन दिया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है आज़ाद होने के लिए कि हम देश में जो ज़मीन है उसका बराबरी से बंटवारा कर दें, और इस तरह से बराबरी का बंटवारा करें कि जो देश की संपदा है उसका बराबरी से वितरण हो, अमीर और गरीब का अंतर खत्म हो जाए। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और वो इतना उन्होंने लिखा कि अगर ये करना है तो केवल एक नीति बना के नहीं होगा, क्योंकि नीतियां तो बदली जा सकती हैं। आज हम नीति बनाएंगे, अगला जो आएगा उसको पसंद नहीं तो वो बदल देंगे। इसलिए इसको भारत के संविधान में डाल देना चाहिए, संविधान का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये उनकी मांग कि जमीन का बराबरी से बंटवारा हो। ये नहीं माना गया, और आज तक हम जो हालत हमारी है, जिस तरह से जब आप बोलते हैं नक्सलवादी उभर आए, काहे को नक्सलवादी उभर आए, नक्सलवादी इसलिए उभरे क्योंकि टाटा बिरला अंबानी अडानी उभरे। अगर टाटा बिरला अंबानी अडानी नहीं आगे बढ़ाए जाते तो नक्सलवाद हो ही नहीं सकता था, असंभव था। अगर आपने आज़ादी की लड़ाई के जो वायदे थे, जो नई आकांक्षाएं पैदा की थी जनता में, जो आपने सपना देखा था और दिखाया था, जिसको जो साझा सपना था हिंदुस्तान के आवाम का, उस रास्ते पे चले होते तो न तो टाटा बिरला अंबानी होते, ना नक्सलवाद होता। नक्सलवाद क्या कह रहा है कि समाजवादी भारत स्थापित करो। आप वो स्थापित कर दीजिए अपने आप। जिस हिंसा का सहारा लिया नक्सलवादियों ने, वो नहीं लेंगे कि उनका जो मकसद है वो पूरा हो गया। इतनी सीधी सच्ची बात है, इतनी सरल बात है, उसको समझने में इतनी दिक्कत आती है हम लोगों को। तो जब आप आज़ादी की लड़ाई के जरिए एक नए हिंदुस्तान का सपना, केवल अंग्रेजों से मुक्त नहीं, भेदभाव से मुक्त, भूखमरी से मुक्त, लूटपाट से मुक्त, शोषण से मुक्त और पूंजीवाद से मुक्त, ये सब जुड़ा हुआ था उस आज़ादी की लड़ाई में। एक ऐसा सपना जिस भारत की आज़ादी की लड़ाई ने देखा है, वो जब भारत नहीं बनता तो देश के करोड़ों लोग, जो बहुतांश लोग हैं, ये परेशान होते हैं, उनका विश्वास हिलता है, ये देश की बुनियाद से विश्वास हिलने लगता है, और फिर वो अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ते हैं। कोई बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर लड़ाई लड़ता है, तो कोई भगत सिंह को लेकर लड़ाई लड़ता है, कोई सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर लड़ाई लड़ता है, कोई गांधी जी का नाम लेकर लड़ाई लड़ता है, कोई ज्योतिबा फुले का नाम लेकर लड़ाई लड़ता है, कोई सावित्रीबाई फुले के लिए एक संगठन खड़ा करता है। ये सब जो विविध प्रकार की लड़ाइयाँ हैं, ये सब उस हिंदुस्तान की लड़ाई है जो हमने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी थी आज़ादी पाने के लिए। ये भारत तो कभी था ही नहीं और आज भी नहीं है। तो इन विद्यार्थियों ने जेएनयू में जब वो नारे लगाए, कन्हैया ने लगाए, उन नारों को लगाने के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। उसने नारे लगाए, हमको आज़ादी चाहिए, भूखमरी से चाहिए, मनुवाद से चाहिए आज़ादी, हमको पूंजीवाद से चाहिए आज़ादी, हमको लूटपाट से, शोषण से आज़ादी चाहिए, हिंसा से आज़ादी चाहिए, हमको इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए ताकि वो सपना जो भगत सिंह का था वो ज़मीन पर उतर सके। तो मेरे नज़रिए में ये है देश प्रेम की परिभाषा। देश प्रेम की परिभाषा ये भौगोलिक रेखाएं नहीं हैं, ये अदल बदल सकती हैं, लेकिन जो जनता रहती है इस भौगोलिक रेखा में, वो नीतियाँ, वो प्रोग्राम आर्थिक हों, सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, औद्योगिक हों, स्वास्थ्य के हों, शिक्षा के हों, किसी भी चीज़ के हों, महिलाओं के पक्ष में हों, बच्चों के पक्ष में हों, वो जाति को नष्ट करने के प्रोग्राम हो, वो नीतियाँ, वो प्रोग्राम जो उस ओर ले जाते हैं, इस सपने की ओर ले जाते हैं, वो है, मैं कहूँगा वो है राष्ट्रवादी प्रोग्राम। और जो नहीं ले जाते हैं वो सब राष्ट्र विरोधी प्रोग्राम है। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को खड़ा करते हैं, उनके पक्ष में हर साल 5 लाख 6 लाख करोड़ का कर माफ करते हैं, जो लोग बुलेट ट्रेन बनाते हैं चंदे निहायत अमीर लोगों के लिए, इतने अमीर लोगों के लिए जो अमीरों में भी अमीर होंगे, शायद देश के 100 में से एक नहीं, 1000 में से एक नहीं, 10,000 में से एक नहीं, 1 लाख में एक होंगे।
1 लाख से 1 लोगों के लिए बुलेट ट्रेन बनाते हैं, उसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेते हैं जापान से, और जापान के सामने घुटने टेकते हैं। वो कैसे राष्ट्रवादी हो सकते हैं? आज विद्यार्थी बोल रहे हैं कि ये वर्तमान पूंजीवादी नीतियां गलत हैं, इनको बदलो, तो अब विद्यार्थी भी खतरा हो गए, जैसे भगत सिंह खतरा हो गया था। इस कारण से खतरा बन गया था। वो कहता था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो, मजदूरों के लिए, मजदूरों के पक्ष में श्रम कानून तैयार करो। ये जो उसकी मांगे थी, ये ब्रिटिश राज के लिए खतरा थी, क्योंकि ब्रिटिश राज की आर्थिक बुनियाद जो थी, अर्थनीति की बुनियाद, जिसके जरिए भारत को लूट रहा था ब्रिटिश राज, ये उसके खिलाफ जाती थी। अगर आप मजदूरों के पक्ष में कानून बनाएंगे तो भारत को लूट नहीं पाएंगे, तब मजदूरों को हिस्सा मिलेगा, सम्मानजनक हिस्सा मिलेगा उस उत्पादन में जो उन्होंने किया है। और जब उनके पक्ष में मीडिया खड़ा होगा तो फिर आपको मुश्किल आएगी, इसलिए मीडिया पे भी रोक लगा दो। और ब्रिटिश राज ने जिस सेडिशन और देशद्रोह के प्रावधान का इस्तेमाल किया, उसी प्रावधान का इस्तेमाल अब भी किया गया। ये वही सेडिशन का क्लॉज है इंडियन पीनल कोड में, और उसका इस्तेमाल उसी मकसद से ब्रिटिश राज ने, जिस मकसद से ब्रिटिश राज ने किया था, उसी मकसद से वर्तमान सरकार कर रही है। और कई बार पिछली सरकारों ने भी किया, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। क्योंकि देशद्रोह की समझ शासक वर्ग की बिल्कुल फर्क है आम जनता की समझ से। शासक वर्ग मानता है देशद्रोह का मतलब है जो कॉरपोरेट भारत के खिलाफ विद्रोह करता है वो देशद्रोही है, जो कॉरपोरेट हितों के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है। और जब वर्ल्ड बैंक का स्वागत किया जाता है भारत में, भारत को लूटने के लिए, जब WTO को आमंत्रित किया जाता है भारत की शिक्षा व्यवस्था को लूटने के लिए, भारत की खेती को बर्बाद करने के लिए, तो इसलिए जो लोग वर्ल्ड बैंक और WTO का विरोध करते हैं वो देशद्रोही हैं। कोई पूछे इनसे कि सावित्रीबाई फुले से लेके गांधी तक और भगत सिंह तक और बाबा साहब अम्बेडकर तक किसने ये परिभाषा दी देशद्रोह की? कहां से निकली ये परिभाषा? ये निकली है कॉरपोरेट बाजार से, कॉरपोरेट पूंजी से, जिसकी लगाम यहां पे नहीं है, जिसकी लगाम हमारी संसद में नहीं है, जिसकी लगाम वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC से मेरा मतलब केवल अमेरिकी सरकार से नहीं है, मेरा मतलब उस वैश्विक पूंजी से है जिस पर अमेरिकी सरकार का प्रभुत्व है, जिसके बगैर पूछे WTO वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष स्थापित नहीं बनाया नहीं जा सकता, जिसे बगैर पूछे WTO के नीतियां तय नहीं हो सकती। तो वॉशिंगटन DC से पूछा जाता है कि भारत में कैसी शिक्षा हो, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कैसा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, रेलगाड़ियां कैसे चलें, खेती कैसे की जाए या न की जाए, किस तरह के उद्योग धंधे हों, कुटीर उद्योग आगे बढ़ाए जाए कि पीछे हटाए जाए, छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाए जाएं न चलाए जाएं। ये सारी जो नीतियां हैं ये वॉशिंगटन DC से निर्देशित होती हैं। और इसलिए जब उसके खिलाफ देश के मजदूर, किसान और विद्यार्थी आवाज उठाते हैं, गरीब औरतें उसके खिलाफ धरने देती हैं, तो आपको लगता है देशद्रोह हो रहा है। मैं इतना ही यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि अगर भारत को हमारे संविधान के अनुरूप और भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों के सपनों के अनुरूप का भारत बनाना है, तो हमें राष्ट्र प्रेम की जगह देश प्रेम सीखना होगा। और देश प्रेम का मतलब ही है जनता को प्रेम करना। और इसलिए जब विद्यार्थी कहते हैं हमको भूखमरी से आज़ादी चाहिए, हमको मनुवाद से आज़ादी चाहिए, हमको पूंजीवाद से आज़ादी चाहिए, हमको WTO से आज़ादी चाहिए, हमको वर्ल्ड बैंक से आज़ादी चाहिए, तो आप उसके ऊपर एक दूसरा ऑडियो टेप चलाकर उसको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से नहीं दबाएंगे, आप उसको जोर से सुनाएंगे देश की जनता को, क्योंकि यही वो भारत है जिसकी ये मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हमको भी काम करना है। और ये देशद्रोह नहीं है, ये भारत की जनता से प्रेम है। तो आप घबराएंगे नहीं। और ये सल्तनत घबराती इसलिए है कि उसको मालूम है अगर विद्यार्थी आंदोलन आगे बढ़ेगा तो कॉरपोरेट हितों को नुकसान होगा। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी जितने फोर्ब्स की सूची में आ रहे हैं, ये सब घबरा रहे हैं
ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है यहाँ पर? हमारी बात क्यों नहीं कही? हमारी बात के लिए तो कोई आज़ादी के नारे नहीं लगा रहा है। ये तो वो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। अगर उसको मान लिया गया तो वो जो हमने लूट मार मचाई है हिंदुस्तान में, और इस लूट मार में तो एफडीआई करने वाली वो सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, जिनके ज़रिए भारत की कंपनियों उनके भारत की कंपनियों के ज़रिए एफडीआई आया है। तो एफडीआई से मुक्ति के भी नारे लगे जेएनयू में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लगे ये नारे। तो ये वो लोग हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भगत सिंह को भी समझ लिया, अंबेडकर को भी समझ लिया। ये वो स्टूडेंट्स हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आज के शासकों से, आपको क्या दिक्कत है भगत सिंह से? आपको क्या दिक्कत है बाबा साहब अंबेडकर से? आपको क्या दिक्कत है पेरियार और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से? आप क्यों घबराते हैं इन लोगों से? क्योंकि समानता की, बराबरी की बात कर रहे हैं, वो भेदभाव से मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो आपको क्यों मंजूर नहीं है? मंजूर नहीं तो आपने क्यों कस्में खाई भारत के संविधान की? क्यों हमको धोखा दिया? क्यों भ्रम में रखा कि हम इस महान ग्रंथ के ऊपर, ऐतिहासिक ग्रंथ के ऊपर, जो आज़ादी की लड़ाई से निकला हुआ ग्रंथ है, उसमें हाथ रख के बोलते हैं कि हम आपका पालन करेंगे। आपको तो मालूम था आप नहीं करने वाले हैं, पता था आपको। इनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट पे केस होना चाहिए। आपने क्यों झूठ बोला कस्में खाकर? क्यों जिस मैनिफेस्टो, जो आपका मैनिफेस्टो था, आपका चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें भी तो आपने नीतियां ये नहीं मानी थी। तो आपके चुनावी घोषणा पत्र में भी आपका जो इरादा जाहिर किया था वो बराबरी और भेदभाव से मुक्त भारत का नहीं था। तो आपने उस गलत इरादे वाली बात को के बावजूद आपने भारत के संविधान की कस्में खाई, जिसमें आर्टिकल 39 है, जिसमें आर्टिकल 14 है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो ये नहीं, माफ कीजिए, ये कहा आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत में जो भी कानून बनेगा उसके सामने भारत के सब नागरिक बराबर होंगे। सब नागरिक बराबर होंगे, चाहे वो कन्हैया के गरीब पिता हों, बिहार के दूर गांव में रहने वाले, चाहे रोहित वेमुला की गुंटूर में रहने वाली, खुद मेहनत मजदूरी करके बड़ी हुई उसकी मां हो, उन सब के लिए बराबरी का कानून बनेगा। जो नहीं बना, आर्टिकल 15 का उपखंड 1 बोलता है कि भारतीय राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं करेगा। इट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो नागरिक किसी भी मजहब का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी इलाके में रहने वाला हो। इन दोनों संवैधानिक सिद्धांतों के रहते हुए, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 रहते हुए, आपने ऐसी नीतियां कैसे बना ली कि अमीरों को बड़े महंगे महंगे अस्पताल मिलेंगे और गरीबों को गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं मिलेगा? आपने बना कैसे ली ऐसी स्वास्थ्य नीति? आपने ऐसी शिक्षा नीति कैसे बना ली कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए नागालैंड और मणिपुर के विद्यार्थियों को दिल्ली आना पड़ेगा, या मुंबई जाना पड़ेगा, या बेंगलुरु जाना पड़ेगा? इसका मतलब आने जाने में जो हजारों रुपया उनका खर्च हो जाएगा, उसके बाद वहां पे एक कमरा किराए पे लेके रहेंगे, क्योंकि उसमें हॉस्टल नहीं बनाया आपने, वो कमरा किराए पे लेके रहेंगे, फिर वो भारी फीस भरेंगे। तो इसका मतलब उन राज्यों के केवल अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे ना, गरीबों के बच्चों के लिए आपने इंतजाम ही नहीं किया। तो जब आप नागालैंड, मणिपुर और मेघालय और अरुणाचल प्रदेशों में अच्छे संस्थान स्थापित नहीं करते हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं हमने आर्टिकल 15 नहीं माना, आर्टिकल 14 नहीं माना। अगर आपने संविधान को नहीं स्वीकारा तो गद्दी छोड़ दीजिए, तो बिना संविधान की कसम खाए आप इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते। और कसम कोई ऐसा नाटक नहीं है जिसको करेंगे वो वीडियो खिंचवा लेंगे। कसम का मतलब है आप मानते हैं उसको, दिल से मानते हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का उल्लंघन करेगा। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आर्टिकल 39 का उल्लंघन करेगा। आपने सबका उल्लंघन किया है और लगातार किया है। आपने किया, आपके पहले वालों ने किया है, सबने किया है। एक प्रश्न और मैं उठाना चाहता हूं इस संदर्भ में
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना सब कह रहे हैं, ये सरकार भी वही कर रही है, तो हम तो ये पढ़ते आए हैं कि संघ परिवार के जो अलग अलग अनुषांगिक शाखाएं हैं उनकी, वो तो देशभक्ति की बात करती हैं और वो स्वराज की भी बात करती हैं और वो स्वावलंबन की भी बात करती हैं। तो क्या वो, उसका क्या मतलब है? तो कुछ हद तक ठीक है, ऐसी बातें उन्होंने, उनके अलग अलग लोगों ने, अलग अलग उनके संगठनों ने ऐसी बातें कही हैं। मेरा मानना है कि इस समय जिन छोटे छोटे संगठनों ने जो संघ परिवार से जुड़े रहे, उन्होंने देश में एक नई अर्थव्यवस्था की भी बात की, अगर भूले भटके भी की, स्वाभिमान की भी बात करी, या उन्होंने स्वराज की भी बात कर दी, किसी ने ग्राम स्वराज की भी बात करी, ऐसे हुए हैं उनके बीच में। एक तो ये उस समय भी संघ परिवार की केंद्रीय समझ कभी भी नहीं थी, और हो भी कैसे सकती थी। केंद्रीय समझ तो तब बनती जब आप इस लंबी आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनते, जब इन विचारों को खड़ा करने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आप एक किनारे बैठे हुए अपना भगवा झंडा लेकर बैठे हुए थे और ब्रिटिश सल्तनत के साथ समझौते कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। तो आप में ये समझ आती कहां से? आ ही नहीं सकती थी। कुछ लोगों में इसलिए आ जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं देश में इतनी गरीबी है, इतना भेदभाव है, इतनी गड़बड़ है, तो उनके भी अंदर कहीं चेतना जागती है, तो वो अपना बात उठाने लगते हैं। अब वो भी गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ कि वो भी गायब हो गए? थोड़ी बहुत जो थे, कभी कभी दिख जाते थे इधर उधर, वो भी अब नहीं है। और बाकी तो नागपुर हेडक्वार्टर से उम्मीद ही नहीं की थी हमने कभी, न करनी भी चाहिए, वो तो गलतफहमी हमारी होगी, हम उम्मीद कर लेंगे। तो मुझे याद आता है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके महीने भर के अंदर एक बड़े अखबार में के फ्रंट पेज पे एक रिपोर्ट छपी, हिंदी के अखबार में। उस रिपोर्ट का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण था। रिपोर्ट में ये लिखा था, महीना भर भी नहीं हुआ था, कि संघ परिवार या तो बदल जाएगा या नष्ट हो जाएगा, या तो बदल जाएगा या नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर समझाया था लेखक ने कि कुछ दिन पहले संघ परिवार के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो भोपाल गए थे और वहाँ पे युवाओं का प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया, यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया। और उसमें उन्होंने ये बात बोली कि जब अटल बिहारी जी की सरकार बनी थी, तब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में हम 26% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या FDI, फॉरेन पैसा, विदेशी पैसा अलाउ कर दें, इसकी ज़रूरत है। तो मोहन भागवत जी ने खुद बताया विद्यार्थियों को, युवाओं को, कि हमने उसका बहुत विरोध किया, क्यों? हमको लगा कि देश की रक्षा व्यवस्था में कोई भी विदेशी पूंजी नहीं आनी चाहिए। फिर वो आगे बोलते हैं मोहन भागवत, अब मोदी जी कह रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में 50% कम से कम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होना चाहिए। तो हमने बहुत विचार किया है इस पर नागपुर में। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, मोदी जी की बात मान लेनी चाहिए। आज की जो ज़रूरतें हैं उसमें 50% विदेशी पूंजी का आना कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, इसको स्वीकार लेना चाहिए। इसका मतलब संघ परिवार की जो भी समझ रही हो देश की आज़ादी की, देश की संप्रभुता की, सॉवरेनिटी की, वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। और अब ये वैश्विक पूंजी के वर्चस्व को, भारत की संप्रभुता को गिरवी रखकर मानने को तैयार हो चुके हैं। यानी आज़ादी से जो संप्रभुता हासिल की हमने 1950 के संविधान के जरिए, उसको भी ये गिरवी रखने को तैयार हो गए। तो इनके राष्ट्र प्रेम की जो भी परिभाषा ये बोलते रहते हैं, उसमें ये शामिल है। तो फिर इनसे क्या उम्मीद करें, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप बदल गए हैं और दुनिया के पूंजी को भारत पे राज करने के लिए आमंत्रित करने को तैयार हैं। वो भी
रक्षा क्षेत्र जैसे संवेदनशील मामले में। एक और तो आप हमको बार बार एक और तो कन्हैया को पीटने के लिए आप हनुथम्पा जैसे बहादुर, बिल्कुल बहादुर जवान जिसने सियाचिन के ग्लेशियर में अपनी जान दे दी, एक और तो उसको याद दिलाते हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं रक्षा क्षेत्र में 50% कम से कम फॉरेन करेंसी, फॉरेन पूंजी आ जाए तो आपको कोई एतराज नहीं है। ये तो देश के हित में कैसे होगा? तब पठानकोट की एयरबेस का नक्शा क्या उनके हाथ में नहीं होगा जो आपको पूंजी देंगे? इसके बावजूद आप तैयार हो गए, और फिर आप उसी गरीब सिपाही की, हनुथम्पा की, जिसने जान दी इस देश की जनता के लिए, उसके आप याद दिलाते हैं कन्हैया को पीटने के लिए। खुद एक आंगनवाड़ी मां का बेटा है। तो आपके राष्ट्रवाद से हम सहमत ही नहीं है भाई। ये है ही नहीं राष्ट्रवाद, ये तो देश को बेचने का एजेंडा है। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि इस समय संघ परिवार दुनिया के साम्राज्यवाद को भारत पर थोपने की एक एजेंसी बन गया है। ये उनका काम कर रहा है। इसलिए समाजवादी भारत के नारे लगाने वाले विद्यार्थियों से घबराने लगता है, इसीलिए घबराता है। इसीलिए भगत सिंह को माला पहनाएंगे, ये भगत सिंह का पाठ पढ़ाएंगे, अपनी शाखाओं में भी जाके पढ़ाएंगे, लेकिन कौम के नाम संदेश जो जेल की कोठरी में बैठ के भगत सिंह ने जारी किया, जिसने देश में आज तक लोगों को उद्वेलित किया हुआ है, उनको प्रेरित किया हुआ है, जिसमें कहा कि कैसे समाजवादी भारत बनाना है और समाजवादी भारत बनाने का एजेंडा क्या होगा, कदम दर कदम, चरण दर चरण उसका पूरा ब्यौरा है, कैसी रणनीति होगी समाजवादी भारत लाने के लिए। उसको नहीं पढ़ाया जाता है, उसको बाहर निकाल देता है। उससे डरता है संघ परिवार, और उनके चलाई हुई सरकार, उनके शासक वर्ग भी डरता है कौम के नाम संदेश से। वो डरता है मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह के शायद सबसे ऐतिहासिक आलेख से, तो दुनिया का बिल्कुल क्लासिक आलेख है, उस क्वालिटी का है। तो अंग्रेजी में लिखा होता तो उसको नोबेल प्राइज दिया जाता। मैं नास्तिक क्यों हूं? क्योंकि उसमें तर्क है, उसमें एक दर्शन है, और दर्शन के साथ तर्क है। तर्कों पे खड़ा होकर वो नौजवान कह रहा है जेल की कोठरी में बैठे हुए, मैं नास्तिक क्यों हूं? क्योंकि मैं तर्क को मानता हूं। उसको हटा देते हैं, उसको रख के तो ये भगत सिंह की पूजा कर ही नहीं सकते। न कौम के नाम संदेश को रख के कर सकते हैं, न मैं नास्तिक क्यों हूं इसको रख के कर सकते हैं। और इसी तरह से 1923 का 7 साल पहले उनके फांसी के 7 साल पहले लिखा हुआ उनका गजब का लेख, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अछूत की समस्या। इतना ही छोटा सा टाइटल है, अछूत की समस्या। उससे उन्होंने बाबा साहब के पहले ही ये बात कहनी शुरू कर दी कि जो अछूतों की समस्या है, ये जमीन के वितरण से जुड़ी हुई है। जमीन का असमान वितरण, गैर बराबरी का वितरण जब तक रहेगा तब तक अछूत की समस्या से, उस समय दलित शब्द नहीं था, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद आया है। तो उस समय अछूत और छूत यही शब्द चलते थे। तो भगत सिंह ने अछूत शब्द का इस्तेमाल किया, अछूत की समस्या का। जब तक जमीन का गैर बराबरी से वितरण होगा और ये वितरण बरकरार रहेगा, तब तक अछूत की समस्या दूर नहीं की जा सकती। उसने कहा था, भारत के अछूतों, अगर तुमको सम्मान चाहिए भारत के समाज में, तुमको भेदभाव से मुक्त होना है, तुमको प्रतिष्ठा चाहिए समाज में, तो जमीन के बराबर के वितरण की लड़ाई लड़ो। और यही बात 1946 में जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा को अपना मेमोरेंडम देते हैं ऑल इंडिया डेप्रेस क्लासेस की ओर से कि भारत के जमीन का बराबर का वितरण हो, वो विचार और भगत सिंह का विचार एक हो जाता है। इससे डरते हैं। संघ परिवार क्या इसको शामिल करेगा अपने एजेंडे में? नहीं कर सकता, क्योंकि वो बराबरी के खिलाफ है। वो बराबरी के खिलाफ है, तभी तो जाति व्यवस्था में विश्वास करता है, तभी मनुवाद में, तभी वो मनुस्मृति को कहता है भारत का संविधान से ज्यादा इंपॉर्टेंट मनुस्मृति है, क्योंकि बराबरी में विश्वास नहीं करता। मनुस्मृति केवल जाति के सवाल पे ही नहीं हमारे खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। वो इसलिए भी खिलाफ है हमारे, क्योंकि वो औरत को बिल्कुल पशु की तरीके से मानती है।
औरतों के बराबरी के हक के खिलाफ है, विकलांगों के बराबरी के हक के खिलाफ है। विकलांगों को भी मजाक उड़ाती है मनुस्मृति, वो दलितों और आदिवासियों का मजाक उड़ाती है। वो जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ है मनुस्मृति नाम का, वो भारतीय संविधान के खिलाफ है, वो हमारे तिरंगे झंडे के खिलाफ है। क्योंकि तिरंगा झंडा इससे ठीक उल्टी दिशा में आज़ादी की लड़ाई लड़के फहराया गया है। जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया वो कभी मनुस्मृति की बात नहीं कर सकते। तो जब हम इस गहराई में जाते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारी लड़ाई आज़ादी के सपनों को वापस स्थापित करने की है। हमारी लड़ाई भारत के संविधान को स्थापित करने की है। और जब मैं संविधान की बात कहता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संविधान में कोई गलती नहीं हो सकती। हो सकता है कि संविधान में कोई कमजोरी हो सकता है आप कल कोई उसका हिस्सा निकाल के दिखा दे, देखो ये तो सही नहीं है। मैं भी जानता हूं ऐसे 2-3 हिस्सों को। लेकिन ये समय संविधान की कमजोरियां ढूंढने का नहीं है। ये समय संविधान को एक हथियार बनाकर समाजवाद की लड़ाई को आगे बढ़ाने का है, ताकि वो भारत स्थापित हो सके जो देश की जनता का होगा, न कि मुट्ठी भर शासकों का होगा। ये केवल गोरे शासक को काले शासक से बदलने का नहीं होगा, ये वास्तव में नए हिंदुस्तान को बनाने का होगा। मेरा ये मानना है, इस नए हिंदुस्तान की लड़ाई अगर मैं लड़ी तो हिंदुस्तान के ढेर सारी वो आवाजें जो शासक वर्ग को खौफ जैसी लगती हैं कि देश को अस्थिर कर देंगी, अरे तुम क्यों बराबरी की बात कर रहे हो, तुम क्यों जमीन के वितरण को बदलने की बात कर रहे हो, तुम क्यों बात कर रहे हो कि केवल अमीरों के अस्पताल नहीं होने चाहिए। लेकिन वो तो होने ही नहीं चाहिए। अमीरों के अस्पताल ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए हैं। ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी होने नहीं चाहिए जो केवल अमीरों के बच्चे जाते हैं। ऐसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें चाहिए जहाँ सबके बच्चे जाते हैं। ये बात से वो डरते हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी और आज़ादी की लड़ाई का सपना, भारतीय संविधान का सपना स्थापित हुआ, तो जो ये अस्थिरता वाली आपको आवाज़ें सुनती हैं, ये नए भारत को, मजबूत हिंदुस्तान को बनाने की आवाज़ें दिखेंगी। क्योंकि ये एक राष्ट्र को बनाने की आवाज़ें नहीं होंगी, एक सुखी जनता को, एक खुशहाल जनता को बनाने की आवाज़ें होंगी। और खुशहाल जनता एटम बम से, बुलेट ट्रेन से, स्मार्ट सिटी से, डिजिटल इंडिया से, स्किल्ड इंडिया से नहीं आती है। खुशहाल जनता भारत के संविधान का पालन करके आती है। खुशहाल जनता भगत सिंह अंबेडकर को जोड़कर नए सपने देखने से आती है। अगर आप इस सपनों से घबराते हैं तो मैं फिर कहूंगा, आप जिस गद्दी पे बैठे हैं छोड़ दीजिए उसको। देश के रोहित वेमुला और कन्हैया को सौंप दीजिए, वो संभाल लेंगे, क्योंकि उनके विचार ठीक है, वो वास्तव में जन प्रेमी है, देश प्रेमी है। ऐसे लोगों को दे दीजिए। बस इतना ही।